गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा देकर सबको चौंकाने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अब खुलकर मैदान में हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, लोगों के हुजूम के साथ अलंकार अग्निहोत्री बढ़ रहे हैं आगे। संतों के अपमान और ब्राह्मणों के साथ भेदभाव को अलंकार अग्निहोत्री ने को नागवार गुजरा, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शंकराचार्य के अपमान का सवाल है। उस पूरे विवाद पर आज क्या क्या हुआ और इनकी मुलाकात माता प्रसाद पांडे से होने के बाद क्या सपा में शामिल सिटी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गैजेटेड अधिकारी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद अपना आवास छोड़ा और काफी संख्या में लोग उन्हें विदाई देने के लिए जुटे। लेकिन कहानी इन तस्वीरों की नहीं है, कहानी उन बयानों की है जिसकी वजह से यूपी की ब्यूरोक्रेसी और सियासत में नया बवाल मचा है। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री ने 3 बड़े मुद्दे उठाते हुए अपने इस्तीफे का आधार बताया। जातीय समानता पर यूजीसी के नए नियम का विरोध, प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान, सरकारी तंत्र में ब्राह्मण समाज के खिलाफ भेदभाव। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कानपुर के रहने वाले अलंकार अग्निहोत्री कोई आम शख्स या अफसर नहीं है। बीएचयू से बीटेक, एलएलबी की डिग्री और 10 साल तक आईटी सेक्टर की चमक धमक वाली नौकरी और 2019 बैच के पीसीएस टॉपर। तो ऐसे में वो अचानक बागी क्यों हो गए? गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सरकारी रसूख छोड़कर अलंकार अग्निहोत्री क्रांतिकारी क्यों बन गए? मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो। अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा। दरअसल अलंकार के मुताबिक ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है और एमपी एमएलए चुप है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। इसके अलावा अलंकार अग्निहोत्री ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद 26 जनवरी की शाम जब वो मीटिंग के लिए पहुंचे तो डीएम आवास में उन्हें 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और लखनऊ से फोन पर अपशब्द कहे गए। डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं पागल हो गया है। एक तरफ अलंकार के आरोप हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार ने उन पर एक्शन ले लिया है। अलंकार को शामली जिले के डीएम ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। उन्हें निलंबित करके उनकी इस अचानक सक्रियता की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार की नजर है। अलंकार का व्हाट्सएप ग्रुप पुनरुत्थान बरेली परिवार भी अब जांच के घेरे में है। ऐसा कहा जाता है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ड्यूटी के वक्त भी व्हाट्सएप पर कमेंट्स करते रहते थे। आखिर इस ग्रुप में ऐसा क्या पक रहा था? क्या अलंकार अग्निहोत्री को मोहरा बनाकर यूपी की सियासत में नई बिसात बिछाई जा रही थी? क्योंकि यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा सांसद दिनेश शर्मा का बयान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। ब्राह्मणों से भेदभाव के साथ यूपी की सियासत में इस वक्त दूसरा हॉट टॉपिक है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि उन्होंने शंकराचार्य के अपमान के खिलाफ कुर्सी छोड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में संत धुनी रमा रहे हैं। संत समाज ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि प्रशासन को सद्बुद्धि प्राप्त करे, सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त करे। अब अलंकार अग्निहोत्री एपिसोड के बाद ब्राह्मणों से भेदभाव और संतों का अपमान यूपी की सियासत में ऐसी चिंगारी बन गई है जो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आग में घी का काम कर सकती है। और योगी सरकार के सामने ब्राह्मण वोटों को एकजुट रखने की चुनौती बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी के हंगामे के बाद बात करते हैं देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर जो हंगामा मचा है।
इसी के विरोध में ब्राह्मण समाज और दूसरे सवर्ण संगठन पूरे देश में मोर्चा निकाल रहे हैं। आज लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली तक खूब हंगामा देखा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सामने आए, भरोसा दिया कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने हैं, ये घमासान इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। लखनऊ से दिल्ली तक प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और हवा में नारों की गूंज है। मामला सिर्फ एक नियम का नहीं, बल्कि कैंपस के भीतर सामाजिक समीकरण के बदलने का। यूजीसी का नियम सामाजिक संगठनों से लेकर सियासी गलियारों तक बड़ा मुद्दा बन गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर सवर्ण छात्रों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ करणी सेना के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। इस बीच दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर का घेराव किया गया। इस पूरे विवाद के केंद्र में है समान अवसर प्रकोष्ठ यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी COC की अनिवार्यता। यूजीसी का जो नियम भेदभाव को रोकने के लिए अहम कदम बताया जा रहा है, प्रदर्शनकारी उसी नियम को भेदभाव वाला बता रहे हैं। दलील है कि सामान्य वर्ग को अत्याचारी बता दिया, झूठी शिकायत पर कोई सजा नहीं होगी और सामान्य वर्ग पर फर्जी आरोप और बढ़ेंगे। ये आग इसलिए भी और ज्यादा भड़क रही है क्योंकि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव से सुरक्षा पाने वाले समूहों में शामिल किया गया। अब तक ये सुरक्षा केवल SC और ST छात्रों तक सीमित थी। जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये कदम पहले से मिल रहे आरक्षण के बाद अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की ओर एक और कदम है, यानी ये सवर्ण छात्रों के खिलाफ ऐसा हथियार होगा जिसमें सही मामलों से ज्यादा झूठी शिकायतें दर्ज होंगी और उनका उत्पीड़न होगा। छात्रों के सम्मान में आरटीएफ मैदान में, छात्रों के सम्मान में आरटीएफ मैदान में, छात्रों के सम्मान। एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ जश्न भी। वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने इसे अपनी एक बड़ी वैचारिक जीत करार दिया है। लेफ्ट संगठनों का कहना है कि कैंपस के भीतर होने वाले जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं और ओबीसी छात्रों को सुरक्षा देकर यूजीसी ने एक समावेशी माहौल की नींव रखी है। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के कुछ धड़ों से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब बीजेपी के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर इस रेगुलेशन को वापस लेने की मांग की। कुछ लोगों के इस्तीफे देने की आहट भी सुनाई दे रही है। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ। बढ़ते दबाव और चारों तरफ से घिरने के बाद अब गेंद यूजीसी के पाले में है। यूजीसी जल्द ही एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करने की तैयारी में है ताकि भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके। लेकिन सवाल वही है, क्या एक स्पष्टीकरण से ही सुलझ जाएगी ये वैचारिक जंग? फिलहाल सबकी नजरें सरकार और यूजीसी के अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब दिखाता हूं आपको सपा नेता की दंगे वाली धमकी की खबर, जहां चंदौली में पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डीजे की साउंड कम करने और सरस्वती जुलूस का रूट बदलने पर आग बूला हो गया। पहले सीओ से भिड़े, फिर खुलेआम दंगे की धमकी दी। उत्तर प्रदेश में खुलेआम धमकी देने वाले ये मनोज सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक। लेकिन नेताजी डीजे बजाने से रोकने पर ऐसे भड़के कि पहले सीओ से भिड़े और फिर खुलेआम यूपी में दंगे की धमकी दे डाली, वो भी योगी फोर्स के सामने जो किसी दंगाई को नहीं छोड़। हंगामा और धमकी का वीडियो यूपी के चंदौली का है। दरअसल सोमवार को जिले में मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा था। इसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था बनाई थी। जब युवा मूर्ति विसर्जन के लिए डीजे के साथ जा रहे थे, तब पुलिस ने डीजे का साउंड कम करवा दिया और रूट बदलने को कहा। और जब इसकी सूचना पूर्व विधायक मनोज सिंह को मिली तो वो मौके पर पहुंच गए और इसके बाद नेताजी पुलिस से ही भिड़ गए। सीओ के साथ जमकर तू-तू मैं-मैं हुई और फिर पुलिस पर ही दंगा कराने का आरोप लगाने लगे।
नेताजी यही नहीं रुके, उन्होंने खुलेआम दंगा कराने और जेल भरने की धमकी दे डाली। उधर एसपी नेता की धमकी पर सियासत भी तेज हो गई है। यूपी में अगले साल चुनाव है, उससे पहले बीजेपी को एसपी पर हमले का नया मौका मिल गया है। जब समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ बोल सकते हैं, अपराध नहीं कर सकते हैं। अपराध और अपराधियों पर तो ऐसी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है कि हमारे बाबा जी कहते हैं कि हम तो अपराधियों के यहाँ गर्मी में भी शिमला बना देते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेताओं से बेहतर कौन जानेगा कि जो समाजवादी पार्टी के संरक्षित गुंडे थे आज वो कहाँ हैं और उनकी हालात क्या हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकतंत्र में कानून को चुनौती देने वालों को सियासत बचने का सबसे सस्ता रास्ता नजर आता है। संभल में एक बार फिर वही हो रहा है। संभल के दंगे का आरोपी है जफर अली, वही जफर अली जिसकी तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। अब ये चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू कर चुका है। पोस्टर लगवा दिए गए संभल भर में, लेकिन जफर अली शायद ये भूल रहा है कि ये योगी का प्रदेश है, क्रिमिनल का कोई पैतरा काम नहीं आता। जिसने संभल को जलाया उसने पोस्टर छपवाया। पहले लगाई कट्टरपंथी आग, अब सजाए सियासी ख्वाब। यूपी के संभल में हुई साजिश की तस्वीरें अभी तक लोगों के जहन में जिंदा हैं। जब 2024 में विवादित मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, कट्टरपंथियों ने संभल को जलाने की साजिश रची थी, गाड़ियां फूंक दी गई थी, योगी फोर्स को टारगेट करने की हिमाकत हुई थी। 2024 संभल हिंसा में एक चेहरा सामने आया था, जामा मस्जिद का सदर जफर अली, जिस पर अफवाह फैलाने, हिंसा भड़काने, दंगा करवाने के गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन अब संभल हिंसा का वही गुनहगार जफर अली एक बार फिर सुर्खियों में है, और वजह है उसका ये पोस्टर, जिसने जफर अली के सियासी ख्वाब की तस्दीक कर दी है। दरअसल संभल हिंसा के आरोपी जफर अली ने सियासी हुंकार भरी है। जफर अली ने 2027 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर पोस्टर चिपकाकर जफर अली लोगों से चुनाव में साथ देने की अपील कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जफर अली ने संभल में हिंसा वाले इलाके में अपने पोस्टर चिपकवाए हैं। मैं कई बार ऐलान कर चुका हूं और आज आपके चैनल से भी ऐलान कर रहा हूं कि मैं हर कीमत पर 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं इंशाअल्लाह। यानी गुनाह की सीढ़ी से सियासत की छत पर पहुंचने की मंशा है जफर अली की। आवाम के नाम पर संभल में कट्टरपंथ की आग लगाने वाले सदर जफर अली पर गंभीर आरोप है। इसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। संभल मामले में गिरफ्तारी के बाद जफर अली बेल पर बाहर है, यानी उसके पाक साफ होने पर अभी भी गंभीर सवाल हैं। लेकिन इसके बाद भी ये आरोपी 2027 के चुनाव में उतरने की तैयारी में है। नहीं, मैं अभी किसी पार्टी के पास गया हूँ, देखते हैं कौन सी पार्टी मुझे ऑफर करती है या मैं किस पार्टी के पास जाता हूँ। फिलहाल मेरे पास इस तरह का कोई अभी एजेंडा नहीं है कि मैं किस पार्टी के इलेक्शन लड़ूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि दंगे जैसे गंभीर आरोप के बाद जफर अली सियासत की उंगली थामकर खुद को बचाने और मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। लेकिन सवाल ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दंगे के दाग वाला जफर क्या अपनी सियासी पारी का आगाज कर पाएगा? क्योंकि जफर अली जिस पब्लिक के पास वोट की भीख मांगने जाएगा, वो पब्लिक इस आरोपी की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात अपराधियों पर योगी फोर्स के हंटर की। क्राइम फ्री यूपी के लिए पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। हिस्ट्री शीटर हो, महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वाला हो, एक एक करके हिसाब हो रहा है। पिछले 24 घंटों का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं आपको। 24 घंटों के अंदर कन्नौज से लेकर आजमगढ़ तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए, जिसमें कई अपराधियों का हाल वही हुआ जो अक्सर होता आया है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। यूपी में अपराध किया तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साथ में लड़खड़ाने की गारंटी भी। कुख्यात गैंगस्टर हो या शातिर बदमाश या फिर महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वाला अपराधी, कोई भी योगी फोर्स के आगे टिक नहीं सकता।
अपराधी जब भी योगी फोर्स को चैलेंज करते हैं तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो पिछले 24 घंटे में कन्नौज, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर और आजमगढ़ से आई हैं। कोई स्ट्रेचर पर कराह रहा है तो कोई पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ी खेल रहा है। बेटे को सुरक्षा प्रदान करो, सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। यूपी में बेटियों के साथ अपराध का हश्र क्या होता है, कन्नौज की ये तस्वीर देख लीजिए। पुलिस के कंधों पर लंगड़ाते अपराधी का नाम बाबूराम है, जो मूक बधिर युवती को किडनैप कर भाग रहा था। जब इसकी घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग की हिमाकत कर दी, लेकिन जब पुलिस की बंदूक बदमाश बाबूराम की तरफ घूमी तो वो ना खड़ा होने लायक रहा और ना ही भागने के काबिल। पुलिस ने अपहरण के कुछ ही घंटों में किडनैपर का हिसाब बराबर कर दिया और युवती को सकुशल बरामद कर लिया। संबंध में मौके पर जो अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है, उससे सभी आगे की पूछताछ और छानबीन की जा रही है। उधर बरेली में महिलाओं से लूटपाट करने वाले बदमाश का सामना योगी फोर्स से हुआ। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बचने के लिए उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। इसका नाम दिव्यांश है। इसने 24 जनवरी को ही एक महिला के गहने छीने थे। इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एक तरफ मां और बेटियों के दुश्मनों का हिसाब हो रहा है तो दूसरी तरफ गौ माता की हत्या और तस्करी करने वालों का भी सफाया जारी है। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान योगी फोर्स ने गौ तस्कर नदीम को घेर लिया और जब उसे दबोचने की कोशिश की गई तो गोली चलाने की वो भूल कर बैठा, मगर जब पुलिस की गोली चली तो नदीम लंगड़ा बन गया। इसने 2 दिन पहले ही गोकशी की थी। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं आजमगढ़ में शराब तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से एक तस्कर लंगड़ा हो गया, जबकि दूसरे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इनके कब्जे से 60 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में नीतीश कुमार भले ही खुद को सुशासन बाबू कहलवाने पर गर्वित महसूस करते हो, लेकिन हकीकत ये कि बिहार में आज भी भ्रष्टाचार वैसा ही है जैसा ताने पड़ते हैं और सुनने वाला कोई नहीं। जी इन्वेस्टिगेशन में आज एक ऐसी भ्रष्टाचार की तस्वीर में दिखाऊंगा आपको जिसने पिछले 11 साल से बिहार के लोगों के भरोसे को तोड़ा है। एक ऐसा पुल पिछले 11 सालों में 12 बार तैयार हुआ और हर बार जिस नदी पर खड़ा किया गया उसी नदी में समा गया। देखिए जरा बिहार के टहते पुल को लेकर के ये जी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ग्यारह साल का लंबा इंतजार, 12 बार फेल हुई डेडलाइन, 13 बार प्रोजेक्ट की शुरुआत। यह कहानी है बिहार के सुल्तानगंज अगवानी पुल की। बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाले पुलों की गिनती लंबी है, लेकिन सुल्तानगंज अगवानी पुल की सच्चाई आपको हैरान कर देगी। पिछले 11 साल से तैयार हो रहा सुल्तानगंज अगवानी पुल लगातार 3 साल में 3 बार गंगा नदी में समा चुका है। 2022 में निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर तेज आंधी और बारिश को ही नहीं झेल सका और उसके बाद तो पुल के पिलर्स के ढहने का तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। और इस पुल को बनाने की कोशिश में अब तक 1750 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सुल्तानगंज के इस पुल को बनाने का काम 2015 में शुरू हुआ था और इसे 2020 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन ये काम आज तक नहीं हो सका। सबसे पहले तस्वीर फिर से एक बार आपको दिखाते हैं सुल्तानगंज अगवानी पुल की, जिसकी स्थिति आप देखेंगे तो अभी जो है काम गंगा नदी में जो है बीच बीच में काम चलता है, अभी काम बंद है। आईआईटी रुड़की की ओर से जो है काम डिजाइन किया जाएगा। बीच में जो गंगा नदी पर जहां जो हिस्सा ध्वस्त हुआ था, 10 नंबर से 13 नंबर पिलर का जो स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ था, वहां पर रीडिजाइन किया जाएगा और फिर रीडिजाइन की मंजूरी के बाद काम जो है तेज गति से शुरू किया जाएगा। 2026 का टारगेट फिर से एक बार दिया गया है। बिहार के इस ढहते पुल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। आरोप लगे हैं कि सुनहले बालू की जगह गंगा नदी के घटिया बालू का इस्तेमाल किया गया। सीमेंट के लिए तय क्वालिटी और कंपनियों से सीमेंट नहीं लिया गया। पुल के लिए घटिया कंपनी की जंग लगी छड़ों का इस्तेमाल हुआ। साथ ही पुल के लिए इस्तेमाल होने वाली गिट्टी में भी धांधली के आरोप लगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक इस पुल को लेकर ना तो किसी तरह की जांच हुई और न ही पुल बनाने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई। जी न्यूज ने इस पुल को लेकर हुए भ्रष्टाचार और देरी को लेकर सुल्तानगंज विधायक से बात की तो उन्होंने कंपनी को फांसी पर चढ़ा देने तक की बात कह डाली। उस पुल की बहुत आवश्यकता है।
अगर गलती किया है कंपनी तो कंपनी को आप फांसी दे दीजिए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन पुल का बनना रुकिए नहीं। पुल के बनने से नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का जोड़ा होगा और हमारे सुल्तानगंज विधानसभा का विकास होगा। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला ये पुल सिर्फ पुल नहीं है, बल्कि इसे लेकर कई बड़े ऐलान भी हुए। आपको बता दें कि इस पुल के पिलर नंबर 10 पर डॉल्फिन वेधशाला बनाने की बात हुई है, जिससे लोग डॉल्फिन की अठखेलियों का आनंद ले पाएंगे। लेकिन बिहार की जनता को आज तक इस पुल के ही पूरा होने का इंतजार है और लोगों को लगता है कि इस बार नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम नहीं रहेगा। लग रहा है कि इस बार चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि बराबर लगातार ये पुल गिरते आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ बेहतर तरीके से अब देख रहे हैं कि चालू हो गया है। अब एक बार फिर बिहार के इस टूटते पुल को खड़ा करने की कवायद शुरू हुई है और टारगेट 2027 का रखा गया है। लेकिन सवाल वही कि पिछले 11 सालों में पुल के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ, जनता के पैसों को बार बार गंगा में डुबोया गया, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? या एक बार फिर बिहार में एक और पुल धांधली का शिकार हो जाएगा? भागलपुर से अश्विनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं उत्तराखंड के चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी, यानी भाईजान अब चार धाम नहीं जा पाएंगे। गंगोत्री धाम में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और बाकी जगहों पर भी प्रस्ताव फाइनल स्टेज पर हैं, लेकिन बैन के प्रस्ताव से मौलानाओं को अचानक भाईचारा याद आया। हिंदुओं का धाम, मुसलमानों का क्या काम? चार धाम में भाईजान पर बैन तय। उत्तराखंड के चार धाम में भाईजान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आगाज गंगोत्री धाम से हुआ और बाकी जगह मंथन शुरू हो चुका है। मंदिर समिति का 2 टूक कहना है कि अब से मंदिर या मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। किसी भी गैर हिंदू को मां भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए मां भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। तो गंगोत्री धाम में शुरुआत हो चुकी है, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार में सहमति बन गई। ये प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं है। चार धाम के अलावा 46 अन्य मंदिरों में इसी तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए। सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी, चूंकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। चार धाम में मुसलमानों की एंट्री बैन पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ मौलाना मुसलमानों की एंट्री बैन पर अफसोस जता रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। दुनिया जानती है कि मुसलमानों का ताल्लुक मंदिर और धाम वगैरह से नहीं है। वहां कोई मुसलमान नहीं जाता, न कोई पूजा पाठ करने जाता। वो मुसलमानों के मजहब के खिलाफ है। इसके बावजूद भी वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। अब ये तमाम चीजें रुकना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, जो दरगाहें हैं, वो सबके लिए खुली हुई हैं। कोई भी आए, कोई भी देखे इनमें क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, यहाँ के रहने वालों के विचार क्या हैं। मैं तो कहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आए सब लोग। बरेलवी और साजिद रशीदी मुसलमानों की एंट्री बैन का विरोध कर रहे हैं, तो मौलाना अरशद मदनी हिंदू राष्ट्र के नाम से खौफ में हैं और खुलेआम धमकी पर उतर आए कि एक छोटा सा मुल्क नेपाल, जिसने इस चीज को लेकर के चले, लेकिन वो बाकी नहीं, इसका पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया, मर गया, फिर उसी तरफ आए। खुदा करे ऐसा ना हो, इनको अक्ल आ जाए उससे पहले, नहीं जो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और क्या। इस साल चार धाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान महाशिवरात्रि के दिन होगा।
सनातन से जुड़े पवित्र जगहों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की शुरुआत हरिद्वार से हुई। पिछले दिनों हरिद्वार के गंगा घाट पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के पोस्टर थे, लेकिन अब चार धाम यात्रा में भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग सीधे सीधे भाईजान पर असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ हिंदुस्तान में मौलाना सनातनियों के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उधर पाकिस्तान में भी मौलानाओं की फौज मुनीर और शहबाज के आदेश को ठोकर मारने की तैयारी में है। पाकिस्तान में बाल विवाह यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी को गलत ठहराने वाले कानून को पाकिस्तान के मुल्ला, पाकिस्तान के मौलवी गलत बताते हैं। मुनीर राज में मौलवियों को लगता है कि अगर छोटी बच्चों की शादी गैर कानूनी हो गई तो शायद उनकी दुकानें बंद हो जाएं। पपेट पीएम वाले पाकिस्तान में वैसे तो सत्ता का असली मालिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, खुद एक कट्टरपंथी धड़े का सरगना है। आतंकियों को पालने वाला मुल्क इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे पहले ही पूरी तरह सरेंडर है, लेकिन फिर भी शहबाज मुनीर की जोड़ी वहशी मौलानाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक हर मोर्चे पर बिखरते टूटते कंगाल पाकिस्तान में एक नई जंग छिड़ गई है, और ये जंग है पाकिस्तान में बाल विवाह को रोकने वाले कानून को लेकर। यह है पाकिस्तान की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने वाले 71 साल के मौलाना फजलुर रहमान। दाढ़ी सफेद हो चुकी है, बढ़ती उम्र के चलते कमर झुक रही है, मगर पाकिस्तान का यह सियासी मौलाना इस बात के लिए सड़कों पर उतरेगा कि पाकिस्तान में छोटी बच्चियों की शादी पर रोक ना लगे, नाबालिग बच्चों की शादी रोकने वाला कानून प्रभावी ना हो सके। मौलाना फजलुर रहमान की इस कट्टर सोच के पीछे है इस्लामिक कानून, जिसे शरिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं। इस तरह की जाहिलियत और कट्टरपंथी मुल्क का मौलाना देखकर ही मौलाना फजलुर रहमान ने मोर्चा खोला है। दलील दी जा रही है कि बाल विवाह रोकने से रेप के मामले बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान में वहशी मौलानाओं की मोर्चाबंदी मई 2025 से शुरू हुई थी, जब संसद में बाल विवाह को लेकर नया बिल पेश किया गया था। बिल पास हो गया। अब 8 महीने बाद मौलाना फजलुर रहमान ने संसद में फिर एक बार इसे मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। इसी को लेकर अब पाकिस्तान में एक तरफ कट्टरपंथी मौलानाओं का मोर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो मौलानाओं के खिलाफ और कानून के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आज भी बड़े पैमाने पर छोटी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है। कई बार ये बच्चियां अधेड़ उम्र के वहशी मौलानाओं का शिकार बनती हैं। शायद यही वजह है कि फजलुर रहमान जैसे तमाम मौलाना इस तरह के कानून के खिलाफ खड़े हैं। 10 साल के बच्चों की शादी और बेहिसाब आबादी बढ़ाकर इस्लाम को बचाने की फिजूल तकरीरें कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के लिए बेइज्जती कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान के झूठ, आतंक और गीदड़ भभके तीनों का पोस्टमार्टम किया। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ फैलाने वाला पाकिस्तान यूएन पर औंधे मुंह गिरा है। यूएन में गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, भारत ने बखिया उधेड़ दी। 9 मई को धमकी, 10 मई को गिड़गिड़ाहट। इस चेहरे को गौर से देखिए। ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश है। इन्होंने ही यूएन के मंच से पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री पर रेड डाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान दावा कर रहा था कि वो मजबूत है, वो न्यू नॉर्मल सेट कर रहा है, लेकिन भारत ने ऑफिशियल रिकॉर्ड पर रख दिया कि 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने भारत को फोन किया और लड़ाई रोकने की भीख मांगी। I now respond to the comments of the representative of Pakistan, an elected member of the Security Council, which has a single point agenda to harm my country and my people. He has advanced a false and self-serving account of Operation Sindoor in May last year. The facts on this matter are clear. Pakistan-sponsored terrorists killed 26 innocent civilians in a brutal attack in Pahalgam in April 2025. 9 मई तक जो पाकिस्तान धमकियां दे रहा था, 10 मई को वही पाकिस्तान फोन पर कांप रहा था। Till 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and pleaded for a cessation to the fighting.
The destruction caused to multiple Pakistani air bases by the Indian operation, including images of destroyed runways and burnt-out hangars, are in the public domain. भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए सिंधु जल संधि पर भी दो टूक बात। हरीश ने कहा कि 65 साल पहले दोस्ती की भावना से समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में दिए 3 युद्ध, हजारों आतंकी हमले और लगातार भारत को धोखा। India had entered into the Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. Thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks. India was compelled to finally announce that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. सुना आपने, पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर पलटवार किया और उसे आतंकवाद का वैश्विक केंद्र करार दिया। भारत ने दो टूक एक बात और क्लियर कर दी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। Furthermore, Pakistan has no locus standi to comment on matters that are internal to India. The Union Territory of Jammu and Kashmir has been, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. जरा रुकिए, अभी तो पाकिस्तान की और भर पिटनी बाकी है। भारत ने पाकिस्तान के संवैधानिक ढोंग की भी हवा निकाल दी। पी हरीश ने पाकिस्तान में 27वें संशोधन पर भी गंभीर सवाल उठाए और भारत ने पूछा कि क्या यही है मुनीर के पाकिस्तान में कानून का राज? क्या यही है शाहबाज का लोकतंत्र? Pakistan is well advised to introspect about the rule of law. It could start by asking itself how it has let its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defence Forces. भारत का साफ संदेश है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद को वैध ठहराने का मंच नहीं बन सकता। इसी मंच से मुनीर को नसीहत दी गई कि दूसरों को उपदेश देने से पहले जरा वो अपने गिरेबान में झांके। भारत के इस स्टैंड से ये तो क्लियर हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं था, ये पाकिस्तान के झूठ पर एक अंतरराष्ट्रीय स्ट्राइक थी। और भविष्य में भी आतंकिस्तान जितना झूठ बोलेगा, भारत उतना ही खुलकर सच बोलेगा और पाकिस्तान की पोल खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। सुपर पावर अमेरिका स्नो स्टॉर्म से जूझ रहा है। लोग बिना बिजली के रात गुजारने को मजबूर हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक बर्फ ही बर्फ दिख रही है। न्यू जर्सी में बर्फीले तूफान के बाद पूरा शहर बर्फ में दब गया। बर्गन काउंटी के कुछ कस्बों में कम से कम 16 इंच बर्फ गिरी। अमेरिका के उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान गिरकर -50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। अमेरिका के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें देखिए, किस कदर अमेरिका में बर्फीले तूफान से कोहराम मचा है। तूफान और गिरते पारे से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं क्योंकि घर के बाहर कई इंच तक बर्फ जम गई है। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए पहले बर्फ साफ करनी पड़ रही है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। स्टॉर्म सिस्टम अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ेगा, जिसमें आर्कटिक से और अधिक हवा लेकर ठंड और बर्फीला तूफान लेकर आएगा। अब तक इस बर्फीले तूफान से अमेरिका में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि पारा -31 तक पहुंच गया है। न्यूयॉर्क में तो 8 लोगों की डेड बॉडी रोड पर मिली। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा उड़ानों में या तो देरी हुई या उन्हें रद्द कर दिया गया। देश भर में 6,30,000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल, बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के अकार्सस से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 2100 किलोमीटर के इलाके में 1 फुट से ज्यादा बर्फ जम गई है। 48 राज्यों में जनवरी 2014 के बाद सबसे कम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां बर्फबारी के बीच रेस्क्यू के लिए नेशनल गार्ड को लगाया गया है। मुश्किल से बर्फ में फंसी बस को निकाला गया। पूरी दुनिया में फेमस न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें देखिए, जहां सड़कों पर बर्फ और आसमान में धुंध दिखाई दे रही है। जहां कभी पैर रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, आज वहां गिने चुने लोग दिख रहे हैं। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान और बर्फबारी ने पूरे शहर को जमा दिया है।
टाइम लैप्स वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे कुछ घंटों में ही बर्फबारी ने पूरे शहर को कब्जे में ले लिया। शिकागो अमेरिका के सबसे ताकतवर और डेवलप शहरों में से एक है। इसकी हालत देखिए, एक तरफ रोड पर बर्फ जमी हुई है जबकि दूसरी तरफ बर्फबारी लगातार जारी है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। नैशविले में बर्फबारी के बीच ट्रक से टकराने के बाद हाईवे साइन बोर्ड सड़क पर गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। हालांकि बाद में रास्ते को खोल दिया गया। नैशविले में बर्फबारी के बीच कुछ पुलिसकर्मी फंस गए, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही।